हम प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं और अब तक हमने जो है 13 सेट्स कवर कर लिए हैं और आज का जो हमारा 14 सेट रहने वाला है, ठीक है। तो जिसके अंदर हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे सभी पार्ट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर हीट ट्रांसफरिंग, हीट को ट्रांसफर करने के लिए विच ऑफ द मटेरियल इज द आइडियल मटेरियल, मतलब इन ऑप्शंस में से वो कौन सा आइडियल मटेरियल है जिससे जब हीट का ट्रांसफ़र होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। वो है आपका स्टील। स्टेनलेस स्टील या स्टील की जो रॉड्स होती हैं उससे वन पॉइंट से, मतलब जैसे ये आपकी रॉड है, तो इस रॉड में अगर जो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आप जब हीट करते हैं, फ्लेम लगाते हैं, गर्म करते हैं, तो जो भी हीट है वो क्या है, फटाफट आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है पॉइंट बी की तरफ, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होने को देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्टील है वो एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिहेव करती है, ठीक है। मटेरियल मेटल देख लीजिए, क्या है, मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, हमेशा से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, ठीक है। बट देखिए ये तो स्टील रॉड है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील की बात करें, तो स्टेनलेस स्टील जो है होता है आपका, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो नहीं होता है, हीट नहीं होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। कौन? स्टेनलेस स्टील। बट यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है स्टील के बारे में बात करी है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो घरों में यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, बर्तन यूज़ किए जाते हैं, तो वो किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के। वो आप गर्म करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि फटाफट वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है वुलन थ्रेड, वाटर या वुडन प्लैंक, ये सारे क्या हैं आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। बेसिकली दीज आर ऑल द इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स। देखिए दो इंसुलेटर की बात है तो इंसुलेटर अब तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और दूसरा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर वो होता है जहाँ से हीट और करंट जो है बेसिकली उन मटेरियल से काफ़ी इजीली पास ऑन होता है, जैसे आपका स्टील रॉड। इंसुलेटर जहाँ से जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट है, चार्जेस हैं बेसिकली, वो पास ऑन नहीं होते वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें पार्शियली हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है, पार्शियली रेजिस्ट कर जाती है, जैसे आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये सब क्या है आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्टील रॉड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है? देखिए ये स्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब ये आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से किसी भी कोई भी बॉडी को अगर जो फेंका जाए, ठीक है, मतलब थ्रो किया जाए, इतना फेंका जाए कि जो ये आपकी अर्थ की एटमॉस्फेयर है, या कह लीजिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, ठीक है, तो उस वाली स्पीड के बारे में पूछा गया है, उसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी, ठीक है। प्रोजेक्ट किया जाए फिर वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको अट्रैक्ट करने की किसी भी बॉडी को, उस फील्ड से वो बाहर चला जाए। तो इस वाली जो स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से वो भेजा जाए कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो स्पीड है आपकी 11.2, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर जो कोई भी बॉडी आपकी अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट की जाती है स्पेस की तरफ, तो वो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इसी चीज़ को कहा जाता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली एक और नाम से जाना जाता है, सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। किसे? सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके वेलोसिटी एक इंडिपेंडेंट है, बेसिकली किस पे इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है बेसिकली साइज, मास या शेप ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। देखिए इसका कोई सा भी वेट हो, कोई सा भी मास हो, वेट हो, साइज हो, स्ट्रक्चर हो, उससे कोई वेरिएशन नहीं है, बट इसमें डिपेंड है एक इंपॉर्टेंट फील्ड की प्रोजेक्शन की डायरेक्शन और ये पर्टिकुलर स्पीड 11.2 की, ठीक है। और अगर ये तो बात हुई हमारी अर्थ की, और अगर जो हम बात करें मून की सरफेस पर, मून की सरफेस पर यही स्पीड जो है मतलब कितनी होती है, ये होती है 2.4 की, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की। इसकी वेलोसिटी मून पर इतनी होती है और आपकी अर्थ पर इतनी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बाकी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। द फोर्स इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एम ए। तो यहाँ क्या है, एम ए, ऑप्शन नंबर ए स्मॉल कर लीजिए, एम ए, ठीक है, इसे एम ए, ठीक। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है,
एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। फोर्स जो है एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए जब किसी भी बॉडी पे मतलब कोई भी ये आपकी ब्लॉक है तो इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो आप फोर्स भी लगा रहे हैं और इसको ये डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी कोई भी ये पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। इसमें पुल और पुश का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या पुश कर रहे हैं आप, धक्का दे रहे हैं, खींचेंगे अपनी तरफ तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो क्या कर रहे हैं आप, पुल कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है कौन सा। अब देखिए मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें एक्चुअली क्या है, बाकी सारे क्या देखिए निकल है, आयरन है, कोबाल्ट क्या है, सब एलिमेंट है, बट ये क्या है आपका कि ये नॉन बेसिकली क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, नॉन कंडक्टर है। तो ये इस देखिए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मटेरियल उन चीज़ों में आपको शो होगा जहाँ पर आपका जो बेसिकली जो मटेरियल जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो लोग वो मटेरियल्स बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। बट वुड जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वुड, ठीक है। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक की बात आई तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी वुड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर जो हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डेवलप होते हैं बेसिकली मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है किस डायरेक्शन में फील्ड शो करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कहलाते हैं आपके डायमैग्नेटिक, ठीक है। जैसे आपका फॉर एन एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो आपका कॉपर है, कॉपर, लेड, जिंक, ये सारे क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक आता है इसके बाद, फर्स्ट ये हो गया, फिर सेकंड होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो उसी डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज शो हो रहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटाइजेशन का फील्ड है वो भी उसका क्या रहेगा, क्लॉकवाइज ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनियम, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। फिर एक और आता है इसी में थर्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए फेरो है मतलब इसके अंदर क्या है, मोस्टली क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना ये सारे क्या हैं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक बिहेवियर है मटेरियल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल रेंज। देखिए जो ऑडिबल रेंज के बारे में पूछा गया है इसमें, ऑडिबल रेंज का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान जो है वो किस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज की वॉइस या साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की, ठीक है। इस बीच की जो रेंज होती है बेसिकली ये साउंड रेंज जो है ये ह्यूमन ईयर से इसे सुन सकते हैं आसानी से, ठीक है। इससे लो वाली जो है वो आप नहीं सुन सकते, उसको लो सुनने के लिए जो अलग होता है, मतलब अलग प्राणी अलग कैटेगरीज होती है इसके लो वाली जो 20 से नीचे, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब ये हो गया, इसको अगर हम बात करें तो ये 20,000 हर्ट्ज हो गया, 20,000। समटाइम्स ये कई बार ऑप्शन ऐसा होता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोपिया, ठीक है, पायरोसोपिया। पायरोसोपिया जो है ये एक बीमारी है, बेसिकली ये डिजीज है, किससे, डिजीज नहीं है एक्चुअली, डिफेक्ट है बेसिकली। ये आई से रिलेटेड डिफेक्ट है, आंखों से संबंधित डिफेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो विजिबिलिटी है बेसिकली जो जब आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ जो नियरली ऑब्जेक्ट को देखने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो क्या होने लगती है, नियरली ऑब्जेक्ट्स को सीन करने की जो क्षमता होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो उस बीमारी को बेसिकली उस डिफेक्ट को या कमी को
दूर किया जाता है, करेक्ट किया जाता है कि भाई आप नज़दीक के जैसे होता है ना एज, जैसे बड़ी बड़ी हो जाती है, 60 साल के आप हो गए, 65 साल की एज हो गई, तो इस एज ग्रुप वाले लोगों को क्या है, नियर की जो चीज़ें हैं, नज़दीक की चीज़ें वो कम दिखाई देने लगती हैं। उस कंडीशन को कहते हैं प्रिसोबिया। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस टाइप के लेंस को यूज़ किया जाता है? बाईफोकल लेंथ, सॉरी नॉट लेंथ, बाईफोकल लेंस को यूज़ किया जाता है। ये लेंस जो होता है दो टाइप के, बेसिकली इसमें दो टाइप की पावर्स जो होती हैं वो ऐड ऑन की जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिकल पावर्स को ऐड किया जाता है, दो टाइप की, बेसिकली टू डिफरेंट ऑप्टिकल पावर्स को इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाईफोकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट प्रिसोपिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका फिजिक्स चल रहा था अभी, तो अभी हम पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं साथ में। तो देखिए, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को और क्या कहते हैं हम? अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस। तो उसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो कौन होता है? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेजेंट टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पोजीशन है कहाँ पर? सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया के अंदर। देखिए फर्स्ट हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन आपकी वाइस प्रेसिडेंट की होती है, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं अपर हाउस के। ठीक है, और इनके बारे में एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल है संविधान के अंदर दिया गया वो है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जो बात करता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो इनके बारे में बेसिकली बात करता है आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, और ये इलेक्ट होते हैं, इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जो इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया, ठीक है, बेसिक कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू इनका इलेक्शन किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इनका जो कार्यकाल है वो कितने टाइम के लिए होता है? 5 ईयर, 5 ईयर्स के लिए ये अपॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब चुने जाते हैं बेसिकली। और इनके पावर और फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए, यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो करंट टाइम पर जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो इन दोनों की जो पावर है और जो वर्किंग प्रोफाइल है बेसिकली वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डीपीएसपी? देखिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किन आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल्स आते हैं जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आर्टिकल्स जो हैं ये आते हैं डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, अब डीपीएसपी में एक्चुअली दिया क्या क्या है? डीपीएसपी में वो सारे चीज़ें बताई गई हैं कि राज्य या केंद्र सरकार को लोगों के वेलफेयर के लिए, जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए क्या क्या कानून, क्या क्या लॉज बनाने चाहिए उनको, उनके बेनिफिट के लिए। ठीक है, बट जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो डीपीएसपी है, मान लीजिए कोई लॉ बनाना चाहिए, ऐसा डीपीएसपी में लिखा है कि फलाना कोई लॉ है वो बनना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए, अगर जो सरकार नहीं बनाती तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये एज अ एडवाइजरी और गाइडलाइंस है बेसिकली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। ठीक है, डीपीएसपी। और इसके लिए जो आर्टिकल तो आपके 36 to 51 है। और बात करें अगर जो हम इसका पार्ट जो आता है वो पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड की गई हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स कंटेन जो आपका ये है ना, देखिए जो डीपीएसपी है विद, देखिए डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये दोनों को जो मिलकर बात करें तो ये होते हैं बेसिकली फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फिलोसफी के बारे में बात करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स दोनों मिलकर। ठीक है, क्लियर। और ये हमने बोरो कहाँ से किया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ये डीपीएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है। और जो ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी हमने, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने ये हम ले लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूएसए के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स के नाम से लिखा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में इन द यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी कुछ डीपीएसपी से रिलेटेड। आर्टिकल 36 टू 51 कंटेन्स द डीपीएसपी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया कि पार्लियामेंट के अंदर कौन ये डिसीजन लेता है कि बिल, कोई भी जो बिल पास होते हैं, बिल सबमिट प्रपोज किए जाते हैं, जैसे कि सबमिट किए जाते हैं कि ये बिल आ रहा है, वो मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, ये जो डिसीजन लेने की जो ताकत है, पावर है, बेसिकली ये किसके पास है? ये स्पीकर के पास। और ये स्पीकर कौन से हैं? लोकसभा के स्पीकर, लोअर हाउस के स्पीकर हैं। अगर जो लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं आपके, ठीक है, तो करंट टाइम पर जो लोअर हाउस है उसके जो स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। अगर जो ओम बिरला जी ने ये कह दिया कि फलाना बिल जो है, मान लीजिए कोई बिल पी बिल है, ठीक है, ये पी बिल जो है मनी बिल है, ठीक है, देन नो बडी कैन से एनीथिंग अबाउट दिस, दिस इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर कि भाई पी जो बिल है ये आपका मनी बिल है तो है, भले ही इसमें कुछ भी हो, बट ऐसा होता नहीं है इन जनरली, बट ये इनके पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर है कि किसी भी बिल को मनी बिल या बिल मनी बिल नहीं है वो कहने का। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के संदर्भ में जो जीरो आवर होता है, जीरो आवर क्या होता है? ठीक है, तो जीरो आवर होता है 30 मिनट्स का जो इंटरवल होता है आफ्टर क्वेश्चन आवर। देखिए क्वेश्चन आवर होगा, जो क्वेश्चन आवर जो होगा उसके बाद जो 30 मिनट्स का एक इंटरवल दिया जाता है, ठीक है, उस इंटरवल के दौरान जो है आपकी कोई क्वेरी है या इन्फॉर्मेशन है या कोई क्वेश्चन आप रेज करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब जिसके बारे में आपने पहले सदन को सूचित नहीं किया है, तो उस चीज़ के बारे में आप इस 30 मिनट्स में, या जो आपका जीरो आवर का टाइम पीरियड है आफ्टर क्वेश्चन आवर, देखिए क्वेश्चन आवर है देन आपका जीरो आवर है, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आवर के बाद आता है आपका जीरो आवर। ठीक है, और देखिए इसमें आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ रेज करनी है जिसके बारे में आपने 10 डेज प्रायर आपने सदन को सूचित नहीं किया है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, और जनरली ये जो जीरो आवर है ये 12 बजे के आसपास, 12 बजे जो नून का टाइम है, 12 नून के आसपास का जो टाइम है ये तब स्टार्ट होता है। और ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 के अंदर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जीरो आवर का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आवर है ये सदन की जब कार्यवाही होती है तो ये पहला पार्ट होता है, फर्स्ट आवर होता है ये क्वेश्चन आवर। ठीक है, जिसमें जो कंसर्न मिनिस्टर होता है, मान लीजिए होम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछा गया तो होम मिनिस्टर जो है वो इस क्वेश्चन आवर के अंदर अपने उस पर्टिकुलर जो उनसे सवाल प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आंसर करते हैं। ठीक है, और ये आंसर ओरली भी हो सकता है, मतलब आप बोल के क्वेश्चन का आंसर दे दें, या रिटर्न में वो आंसर दे सकते हैं उस पर्टिकुलर मिनिस्टर या पर्टिकुलर एमएलए को जिसने वो क्वेश्चन रेज किया है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, डिस्कशन ऑफ आवर और हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला पार्ट होता है, डिस्कशन आवर एंड हाफ एन आवर डिस्कशन जो लास्ट में रहता है। उसके बाद फिर वोटिंग वगैरह या जो भी अदर प्रक्रिया होती है वो होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए जीरो आवर कब होता है, देखिए टाइम इमीडिएट आफ्टर, इसमें एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई है, जस्ट अ मिनट। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा वर्डिंग इधर उधर हो गया है, इसको हम रेड कलर से थोड़ा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन टाइम इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर, ठीक है, ये स्टेटमेंट है एक तो। फिर टाइम इन द लास्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन आवर, हाफ ऑफ द क्वेश्चन आवर, ये यहाँ से हटा के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में आ गया। देन टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर एंड द टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्ड्स जो है वो ऊपर होना था, नीचे टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, हमने हाथ से लिख दिया है, तो आई होप सो आप समझ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन था आपका जीरो आवर कब होता है, तो जीरो आवर था टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। देखिए क्वेश्चन आवर था, उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ, जीरो आवर शुरू हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आवर के बाद आपका जीरो आवर शुरू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू whom द प्रेसिडेंट हैज़ टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन। अगर जो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है अपने पद से, तो वो अपना जो इस्तीफा है वो किसको सबमिट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर को, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो वो सबमिट करते हैं अपने सबसे नीचे वाले, मतलब जस्ट उनके जो फर्स्ट पोजीशन किसकी है, प्रेसिडेंट की, सेकंड पोजीशन किसकी है, वाइस प्रेसिडेंट की। तो जो सेकंड पर्सन है उनको वो अपना जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन, वो सबमिट करते हैं। ठीक है, और जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो भी इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू
जो प्रेसिडेंट है बेसिकली, ये भी इनका भी जो इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम जो है उसके थ्रू होता है, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करता है लोग, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो आपका लोअर हाउस है प्लस अपर हाउस, मतलब राज्यसभा लिख देते हैं, प्लस जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं इनके इलेक्शन के अंदर, ठीक है। और एज, इनके एज के बारे में बात करें अगर तो कितनी एज मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एज टू इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो इसके लिए जो एज दी गई है वो दी गई है 35 ईयर्स के मिनिमम आप कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी जो है वो 5 साल का रहता है, ठीक है, 5 ईयर्स। और ये 5 ईयर का टाइम एक्सटेंड हो भी सकता है, जब तक देखिए ये जो सीट होती है ना प्रेसिडेंट की, ये तब तक एम्प्टी नहीं रखी जाती जब तक कोई नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो चुनकर नहीं आ जाते, तब तक वो अपनी इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और जो ये प्रेसिडेंट है अपने हैंड रिटन में, मतलब हाथ से लिखे हुए रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में भेजते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर नॉर्मली हैंडल एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष लोकसभा में, जो लोअर हाउस है आपका लोकसभा, पहले तो हम बात करें लोकसभा में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये है 543 सीट जो है ये है आपकी लोकसभा की, ठीक है। तो इसके कितने सेशन होते हैं प्रत्येक साल, वो होते हैं आपके, मतलब हर साल, मतलब जो आपका जनवरी टू दिसंबर ये मान लें, या फिर हम दूसरा सेशन ले लें, अप्रैल से हमारा सेशन चालू होता है, अप्रैल टू 31 मार्च, इस बीच में कितने सत्र होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन जो होते हैं लोकसभा में हर साल होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो पहला जो सेशन होता है फर्स्ट सेशन जिसे कहते हैं बजट सेशन, ठीक है। ये जनरली फरवरी टू मई तक में बीच में होता है, जनरली फरवरी के में होता है, आपका बुलाया जाता है ये, ठीक है। फिर सेकंड है आपका मानसून सेशन, ये आपका जुलाई टू सितंबर के बीच में ये आपका सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कब बुलाना है, वैसे में जनरली अगस्त सितंबर के आसपास में ये सेशन आता है। फिर थर्ड होता है आपका विंटर सेशन, ठीक है। विंटर सेशन जो आपका नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक में चलता है, ठीक है। क्रिसमस के पहले तक ये खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर के आसपास में विंटर सेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 सेशन हैं, हर साल होते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका जो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कई सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। देखिए इस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन ICMR हो गया, एक होता है CSIR ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ICAR होता है, ठीक है। ये कई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ रिसर्च की जाती है साइंस के फील्ड में, ठीक है। तो ICMR जो है मेडिकल के फील्ड में है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बेसिकली जो वायरस है उस पर जो स्टडी करने के लिए जो नेशनल संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान, वो कहाँ पर है, वो है पुणे के अंदर, ठीक है। पुणे के अंदर है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो बात करें, कई बार पूछा जाता है कि जो इसका पुराना नाम क्या था, मतलब ये रिनेम्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका जो ओरिजिनल नेम था जब ये बना था, ये था वायरस रिसर्च सेंटर, ठीक है, वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए देखिए फिर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहते हैं स्पीकर, ठीक है। और करंट टाइम पे वो कौन है, ओम बिरला, ठीक है। राज्यसभा के जो स्पीकर नहीं होते, यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, बेसिकली चेयरमैन कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और करंट टाइम पर कौन है, वेंकैया नायडू, ठीक है। अब देखिए कोई बिल होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है, और वो पास नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया जॉइंट सिटिंग होगी, आओ बैठो मिलके बात करते हैं पर्टिकुलर बिल के बारे में, ठीक है। बट बुलाते तो प्रेसिडेंट हैं, बट उसकी अध्यक्षता वो नहीं करते। तो ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो हमेशा कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर। देखिए सिंगल तो अपना अलग अलग इंडिविजुअल है, बट जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो जो आपके ओम बिरला जी हैं इनकी पावर बढ़ जाती है कि भाई यही अध्यक्षता करेंगे,
वेंकैया नायडू जी यहाँ पर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। ये अपना इनका जो सिंपल रोल है वो कहाँ तक रहा है, सीमित है राज्यसभा तक। ठीक है, चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी एग्जाम में है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नहीं सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, देखिए फिर से लिख देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका फुल फॉर्म है किसकी, नीति आयोग की। और जो देखिए नीति आयोग से पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और जो नीति आयोग है या प्लानिंग कमीशन जो था, इसके जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बेसिकली, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और इसका जो नीति आयोग नाम रखा गया, मतलब ये जो न्यू नेम हुआ, ये हुआ था आपका 2015 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो नीति आयोग है बेसिकली, इसके अंदर कई सारी चीज़ें एड ऑन होती हैं, जैसे आपका गवर्निंग काउंसिल होती है। ठीक है, तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का ग्रुप होता है। रीजनल काउंसिल है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ नीड उसको बनाया जाता है। मेंबर्स द फुल टाइम बेसिस पे होते हैं, कई सारे पार्ट टाइम बेसिस मेंबर भी होते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं उन्हें। ठीक है, इसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जिसे हम सीईओ कहते हैं। ठीक है, सीईओ। ठीक है, और करंट टाइम पर जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, और जिन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हैं या प्लानिंग्स हैं, या आप कह लीजिए कि न्यू न्यू फ्यूचर फोरकास्टिंग, भाई अगले 5 साल में या 4 साल में 20 साल में किन किन प्रोजेक्ट्स को लाना चाहिए जैसे डेवलपमेंट बढ़े, वो सब काम जो है बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन है या नीति आयोग है, इसको एक और नाम से जाना जाता है थिंक टैंक, थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए ये सोचने का काम कौन करता है, यही करता है कि सारा सोचने विचारने का काम, प्लान करने का काम नीति आयोग करता है। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको आई थिंक पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी में मिल जाएगा कि जो डीपीएसपी है इसके आर्टिकल्स कौन से थे, 36 to 51 आर्टिकल्स हैं। और इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया है हमने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है, बोरो किया है। और ये जो किस पार्ट के अंदर आता है, ये आता है आपके पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर आपका आता है डीपीएसपी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मतलब आपको एमपी बनना है। ठीक है, आइदर इन देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है बेसिकली, चाहे आप लोकसभा में बनना चाहें या आप राज्यसभा में बने, तो इन दोनों केसेस के लिए आपकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो होती है 25 साल, कि आप मिनिमम 25 साल के हो चुके हो। देखिए ये एज क्राइटेरिया जो है लोकसभा या एमपी के लिए, और जो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। और 35 एज होती है आपके प्रेसिडेंट के लिए। जब आपका जो राष्ट्रपति बनना है तो आपको मिनिमम जो है 25 ईयर्स का होना होगा। ठीक है, और ठीक है, और देखिए ये तो आपका 25 हो गया यहाँ के लिए, सॉरी लोकसभा के लिए। और अगर मैं गलत बोल गया एक चीज़, राज्यसभा के लिए ये एज होती है 30 ईयर्स की। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। ठीक है, और एमएलए बनना है मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका कितना है, 25 ईयर्स होती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो 21 साल लिखी हुई है, 18 और 21 साल, देखिए सबसे इससे पहले जो आपका एक अमेंडमेंट हुआ था 64 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इससे पहले जो ये आपका 89 के अंदर हुआ था, 1989 के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम से पहले जो आपका वोटिंग राइट था वो था 21 साल। जब आप 21 साल के हो गए तब आपको वोट देने का अधिकार दिया गया था। बट इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो एज जो है वो रिड्यूस कर दी गई, कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे 89 के बाद से, तो 18 साल की एज में आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों के पेरेंट्स जो होंगे तो उन लोगों को जब वोटिंग राइट्स मिले तब उनके लिए एज जो फैक्टर थी वो की थी 21 साल की, वो जब होंगे मिनिमम तब उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा। और अब आप लोगों को क्या है, जब आप लोग हैं, आप जब 18 साल के हो गए तो आपको क्या राइट मिल गया, वोट करने का अधिकार मिल गया है। ठीक है,
और ये आता है आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। तो ये थे आपके जो सेट हमारा 14 है। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।